हाँ। न, सभी का स्वागत है, सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं अंजलि चौधरी आहंग के फेसबुक पेज से लाइव हूँ। आज हमें रक्षाबंधन के बारे में मतलब बातचीत करनी है। मैं कोई बहुत ज़्यादा आपसे नहीं जानती हूँ, ना ही इस बारे में मैंने कुछ रिसर्च की है। बस कुछ कविताएं थी, उसके बारे में वो कविताएं पढ़ते हैं और बातचीत करते हैं। कल रक्षाबंधन है, तो सभी की शॉपिंग हो गई होगी। तो इस कोरोना वायरस में हमारा ये पहला बड़ा त्यौहार पड़ा है। तो अगर रक्षाबंधन की बात करें तो इसको लेकर बहुत सारी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं हैं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, समय समय पर रक्षाबंधन को जिस तरीके से इसका स्वरूप बदल रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी मैं अपने पापा से बात कर रही थी, तो उन्होंने बताया था कि वो बचपन में देखते थे कि किस तरीके से उनके घर पे पंडित लोग आते थे बड़े बूढ़ों को राखी बांधने। तो रक्षाबंधन में मतलब पहले जिस तरीके से आज हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि बहन भाई को राखी बांधती है, तो पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। रक्षाबंधन का मतलब एक रक्षा का सूत्र होता था जो हम किसी को भी बांध सकते थे, सिर्फ एक बहन भाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। ये बात थोड़ी सी अगर हम नहीं जानते तो हमें थोड़ी सी अटपटी भी लगेगी ये बात। लेकिन जब युद्ध पर जाते थे राजा, तो उनकी पत्नी भी उनको ये रक्षा कवच बांधा करती थी। तो रक्षाबंधन जो है वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होकर आज ये रूप हम देख रहे हैं। और कोई भी चीज़ इन्वॉल्व होती रहनी चाहिए। जिस तरीके से अभी इसका एक गूढ़ रूप नहीं बनाना चाहिए हमें कि सिर्फ बहनें ही बांधे भाई को, ऐसा मेरा मानना है। सिर्फ बहनें ही बांधे भाई को राखी, तो एक गूढ़ रूप नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि कोई भी त्योहार या कुछ भी तभी फलता फूलता है जब उसको हम एक ऐसा स्ट्रक्चर दें जो सभी के अनुकूल हो, सब अपने हिसाब से उस फेस्टिवल को मना पाएँ। क्योंकि हम दो बड़ी बहनें हैं, उसके बाद मेरा एक छोटा भाई है। जब मेरा भाई नहीं हुआ था तो मेरी माँ अक्सर मुझे कहती थी कि भगवान से प्रार्थना कर एक भाई हो जाए, वरना राखी किसको बांधेगी। तो बचपन में ये बात मुझे नहीं पता, पर मेरी माँ बताती है कि मैं जब भी उनके साथ मंदिर जाती थी तो हमेशा भगवान के आगे बोलती थी, भगवान मुझे एक भाई दे दो, मुझे राखी बांधनी है। तो अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं अपने आसपास कि कोई 3 बहनें हैं या 4 बहनें हैं तो उनका कोई भाई नहीं है, तो वो चीज़ें एक बहुत पेनफुल होता है उस टाइम पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हमें एक गूढ़ रूप में नहीं मनाना चाहिए। फेस्टिवल है, सभी को एंजॉय करना चाहिए। अब मेरी बहन के 2 बेटे हैं सिर्फ, अब वो दोनों भाई आपस में राखी बांधते हैं। तो फेस्टिवल को इन्वॉल्व करते रहना चाहिए हमें अपने हिसाब से। इसमें बाज़ारवाद भी एक मुझे नहीं पता कि मुझे ये सब बातें करनी चाहिए, पर एक बाज़ारवाद भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो हमारे सामने त्योहारों को किस तरीके से प्रेज़ेंट करता है और अपनी मार्केटिंग किस तरीके से चलाता है। तो कविताओं की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक कविता बहुत पसंद आई, जो जानकी देवी कॉलेज के एक प्रोफेसर है सुधा उपाध्याय, उनकी कविता है। तो पहली बात तो आपको बता दूं, जब मैंने इस पे कविताएं देखना शुरू करा बहन भाई के ऊपर, तो मुझे बहुत कम ऐसी कविताएं मिली जो बहन भाई के रिश्ते पर हो। बेटियों पर बहुत सारी कविताएं हैं, बेटों पर भी हैं, पिता पर भी हैं, माँ पर भी हैं, पर बहन भाई के रिश्तों पर बहुत कम कविताएं हैं। तो मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगी, मैं ये सुनाती हूँ। हे बाल सखा, हाँ तुम पत्थर हो पर संगमरमर, दूसरों का देखा देखी रंग नहीं बदलते, फड़कता चटक रंग नहीं चढ़ता तुम पर। हाँ एक रस रहते हो हमेशा मुझ पर कुपीत, रंगीन मेहराबों जैसा फीका नहीं पड़ता तुम्हारा स्नेह। अपनी पहचान बनाए रखते हो संगमरमर की तरह, लोगों की परवाह नहीं मुझे, मेरे लिए तुम ऐसे ही अच्छे हो। बदल जाने की तोहमत नहीं लगा सकती तुम पर, सभी रंगे चुंगे पत्थरों में आज तक बचा है मेरा संगमरमर। तो ये कविता मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी। मैं अपने भाई को भी सुनाऊंगी।
पिछले रक्षाबंधन पर मेरे भाई ने भी मुझे राखी बांधी थी। एक एक बात ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी और स्कूल में जाती थी, हमारे एक जॉइंट फैमिली है, तो ये डिसाइड करना मुश्किल था कि मेरे कितने भाई हैं। जब स्कूल जाती थी मैं आपसे पर्सनल बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है मेरे पास। रक्षाबंधन पे जो मैंने पढ़ा है, बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है। ऐसा मैं आपसे बहुत ज़्यादा जानती नहीं हूँ, इसलिए अपना ज्ञान, मुझे लगता है पर्सनल बातें शेयर करना ज़्यादा सही रहेगा। तो जब मैं स्कूल जाती थी और मेरी सहेलियाँ मुझसे पूछती थी कि तुम कितने भाई बहन हो, तो मैं हमेशा सोचती कि गिनती पहले उंगलियों पर, फिर कहती कि मेरे 8 भाई हैं, 8 भाई हैं मेरे। तो वो पूछती कि 8 भाई किसके होते हैं। फिर पूछती कि बहनें कितनी हैं, मैं कहती 5 बहनें हैं मेरी। तो कहते यार 5 बहनें, इतनी सारी बहनें हैं तुम्हारी। तो फिर मैं कहती हाँ, सारे चाचा ताऊ के मिलाकर हम 8 भाई बहन। तो वो कहते रियल भाई बहन कितने हैं। तो मेरे लिए डिसाइड करना, उस टाइम मुझे अपने सीने पर पत्थर रख के कहना पड़ता था कि मेरा एक भाई है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि नहीं, ये सभी तो मेरे भाई हैं, मैं कैसे ये डिसाइड करूं कि ये मेरा सगा भाई है और ये नहीं है। तो उस पर मैंने एक कविता पढ़ी थी, मुझे इस राइटर का नाम नहीं पता। ये कविता मुझे मिली और मैं बहुत रिलेट कर पाई इस कविता से, तो इसलिए मैं ये आपको सुनाना चाहती हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछे तुम कितने भाई बहन हो। मैंने कभी गिना नहीं था, गिनने लगी। अन्नू दीदी, मीनू दीदी, भानु भैया, नीतू दीदी, आशु भैया, मानू भैया, चीनू दीदी, गोल्टी, सुग्गू, मंजन, पिंटू, छोटू, टोनू, तब इतने ही थे। मैं छोटा बोला 14। वे हंस जान पड़े, ममेरे मोसोरों को सगा मानने की मेरी निर्दोष गलती। इस तरह मुझे बताई गई माँ के गर्भ और पिता के वीर्य की अनिवार्यता और सगेपन की रूढ़ी। तो ये बहुत मेरे लिए पेनफुल रहा कि आप कैसे, मतलब जो हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि आपका परिवार है तो आप उसको इसी नज़रों से देखेंगे, आपकी माँ हैं वो देवी हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा। सबका अपना तालमेल होता है अपने परिवार से। कोई अपने परिवार में अपनी बहन के ज़्यादा करीब होता है, माँ के नहीं होता, या पिता के ज़्यादा करीब होता है, तो वो सबका अपना अपना तालमेल है। तो सबको एक ही धर्रे पे उतार देना और बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ सिखाना कि नहीं ये सगा है तो इसको इतना चाहना है, उसको उतना नहीं चाहना, वो थोड़ा अजीब है। तो ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये आपको सुनाई। जैसे अलग अलग ट्रेडिशन में, जैसे हमारे यहाँ, मैं जाट समुदाय से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ एक कल्चर होता है सबसे ज़्यादा। जो बस जब मेरे भाई बहनों की शादी हुई थी तो एक भात भरने की रस्म होती है जिसे मामा भरता है। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी लड़के या लड़की की शादी होती है तो उसके मामा जो होते हैं वो भात लेकर आते हैं। पहले उसकी बहन उसके घर जाती है भात भरने, मतलब इनविटेशन देने, फिर मामा आता है भात भरने। तो ये जो रस्म होता है, इस टाइम पर बहनें अपने भाई को बहुत याद करती हैं। तो अगर किसी बहन का कोई भाई गुजर चुका होता है, उसका देहांत हो चुका होता है, तो ऐसे वक्त पर औरतें बहुत रोती हैं, तो अपने भाई को याद करती हैं। तो ये ऐसे ख़ास मौके होते हैं जब औरतें अपने भाई को बहुत ज़्यादा मतलब याद करती हैं। एक होता है हमारे यहाँ साल में 4 कोथली दी जाती हैं। मुझे नहीं पता कि हिंदू धर्म के किस किस कल्चर में ये ऐसा होता है, बट हमारे यहाँ साल में 4 कोथली दी जाती हैं। दिवाली, होली, सावन और एक और, दिवाली, होली, सावन, एक और दी जाती है। तो वो 4 कोथली जब दी जाती हैं तो वो भाई बहन के घर लेके जाता है। उसमें मौसम के हिसाब से
फल फ्रूट, और जैसे अभी सावन का त्यौहार था तो उसमें जो घेवर चलता है मार्केट में, तो वो घेवर दे के आता है अपनी बहन के घर। तो ये कनेक्शन बनाने के लिए मतलब शादी के बाद जिस तरीके से हमारा बहनों के साथ कनेक्शन टूट जाता है, जिसके साथ जो हमारा बचपन की साथी होती है, और धीरे धीरे जब उसकी शादी हो जाती है और हमारा उससे एक कनेक्शन टूटने लगता है, बातचीत कम होने लगती है, बहन पता नहीं चलता कि कब पराई हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो शायद वो कनेक्शन बनाए रखने के लिए ये छोटे छोटे सीधे, इन्हें हम सीधा भी कहते हैं, सीधे की कॉन्सेप्ट रखा गया। तो आपके यहाँ हो सकता है ये अलग कॉन्सेप्ट में हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे यही कहा जाता है। तो इससे जुड़ी हुई एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ। माफ करिएगा। हाँ, कविता है राजेश जोशी की। राजेश जोशी जी की कविता है। ये कविता मैं अक्सर अपने पापा को सुनाती हूँ, और सुनाती हूँ और रोती हूँ। तो और मेरे पापा सुनते हैं, मतलब सबसे करीबी मेरे घर में मेरे पापा मेरे रहे हैं, हैं। तो जब भी मैं उनको कुछ सुनाती हूँ या अपनी बात शेयर करती हूँ तो वो सुनते हैं। तो कुछ दिनों पहले ही मैं उनको ये कविता सुना रही थी और रो रही थी। तो मैंने रोना शुरू कर दिया, मेरी मम्मी ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन मैं रोती रही और कविता मैंने बंद नहीं की, सुनाती रही। कविता शुरू करती हूँ। राजेश जोशी जी की कविता है। कविता का नाम है बहन। बचपन में जब बहन अपने ससुराल जाने लगती तो मैं बाहर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठकर बहुत रोता। मैं उसका बक्सा पकड़कर लूम जाता और मचलने लगता। मुझे समझाना जब बहुत मुश्किल हो जाता और डांट का भी मुझ पर कोई असर नहीं होता तो लालच दिया जाता, और मैं अक्सर उस लालच में फंस जाता। 2 पैसे की पिपरमिंट की गोलियों के लालच में मैं नुक्कड़ की दुकान तक भाग जाता, और इसी बीच बहन चुपके से तांगे में बैठकर चली जाती। शादी से पहले वो ही मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। हर दिन वह अलग अलग ढंग से मेरे बाल ओछती। माँ यह काम कभी नहीं कर पाती। वह रहती थी तो मुझे पहाड़े लिखने में मदद करती। कभी कभी तो वो खुद ही मेरे पहाड़े लिख दिया करती। 13 के पहाड़े पर आकर मेरी गाड़ी हमेशा अटक जाती, और उसके बाद के तो ज़्यादातर पहाड़े कठिन होते। गणित वाले महेश मास्टर साहब से मुझे बहुत डर लगता था। वो उंगलियों में पेंसिल फंसा कर जब उसे दबाते तो मेरी चीख निकल जाती। मैं बहुत देर तक अपनी उंगलियां सहलाता रहता, और बहन के चले जाने पर तब मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता। मैं कभी नहीं समझ पाता, जब सारे लोग घर में रहते हैं तो एक बहन ही क्यों है जो बार बार चली जाती है। मेरे जन्म के बारे में एक किस्सा अक्सर सुनाया जाता है। जब मैं पैदा हुआ था तो चिल्ला चिल्ला कर वो ही सारे मोहल्ले को बताकर आई थी कि भैया हुआ है, कि उसी ने मेरे पैदा होने पर थाली बजाई थी। वह रहती थी तो लगता था कि मैं सुरक्षित हूँ। किसी भी बात पर डांट या मार पड़ने पर वह कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाती और मुझे पकड़ कर ले जाती। शुरू शुरू में ससुराल जाने के कुछ देर पहले ही उसका रोना शुरू हो जाता। देहरी पर माँ के गले लगकर बहुत जोर से रोती। माँ को समझाने वाली स्त्रियां बार बार यह कहती, बेटियों को तो जाना ही होता है, वे पराया धन है। मैं इन वाक्यों के बार बार हिज्जे करने की कोशिश कर पर कुछ भी नहीं समझ पाता। ना जाने उसके भीतर इतना रोना कहाँ छुपा हुआ था कि वह कभी भी रो सकती थी, जबकि सब उसको हंसने पर टोकते रहते। दिन जैसे जैसे बीतते गए उसका रोना कम होता गया। पता नहीं कब मैंने अपने बाल अपने आप पोंछना सीख लिया, कब मैं अपने पहाड़े अपने आप लिखने लगा, कब ससुराल बहन का अपना घर हो गया। फिर एक दिन उसकी गोद में उसका बच्चा सोने लगा।
फिर वह अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार करने लगी, उसका होमवर्क कराने लगी। पता नहीं चला कब मैं उसके बगैर रहना सीख गया। अब एक ही शहर में रहते हैं, मैं उससे फ़ोन पर बात करता हूँ। कभी कभी बचपन के किस्से निकल आने पर वह हंसती है और मैं भी कुछ झेपता हुआ सा हंसता हूँ। तो ये जो थोड़ा सा गैप आ जाता है शादी के बाद बहन भाई के रिलेशनशिप में, वो कई बार बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन भी पैदा कर देता है। आपके लिए रक्षाबंधन इस टाइम पर क्या है, मतलब आप क्या सोचते हैं, वो क्या किस रूप में होना चाहिए? मेरे लिए रक्षाबंधन शायद संवाद बंधन हो सकता है कि जिस तरीके से आज हम डिप्रेशन की बातें करते हैं, एंजाइटी की बातें करते हैं, तो आपके माता पिता आपको एक ऐसा साथी दे देते हैं जिसके साथ आप हर सुख दुख, जो हमेशा आपके साथ है। तो रक्षा मतलब रक्षा वाला कॉन्सेप्ट अब हटा के एक संवाद का संबंध स्थापित करना चाहिए भाई बहनों को बीच में, चाहे वो बहन बहन हो, भाई भाई हो। एक वन वे लेन नहीं होना चाहिए, ये टू वे लेन होना चाहिए। क्योंकि आजकल लड़कियां बहुत बदल गई हैं। रक्षा का कॉन्सेप्ट मतलब जिस तरीके से हम ब्राह्मण हमें राखी बांधते थे यजमानों को, तो वो एक उनसे वचन लेते थे कि वो हम ब्राह्मणों की रक्षा करें। तो ये धीरे धीरे बदलता रहा और अब कॉन्सेप्ट रक्षा का ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि हम सब अपनी रक्षा कर सकते हैं मेरे हिसाब से। सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहना, शायद यही रक्षाबंधन का अर्थ होना चाहिए। क्योंकि लड़कियां बहुत बदल गई हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर हम अच्छे पक्ष पे बात करते हैं तो हमें एक उसके बुरे पक्ष पर भी बात करनी चाहिए। क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी में ये है कि हम लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। हम लड़कियों को समझते हैं कि जब तक वो हमारे हिसाब से चलती हैं या वो हमारे हिसाब से रहती हैं तब तक वो हमें अच्छी लगती हैं। ये बहुत बहुत कड़वा है, पर मुझे लगता है ये सच है। तो इस पे बहुत ट्रैक चेंज हो जाएगा, लेकिन इस पे एक बहुत खूबसूरत कविता है आलोक धनवा जी की, भागी हुई लड़कियां। तो वो भी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। घर की जंजीरें कितनी ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं जब घर से कोई लड़की भागती है। क्या उस रात की याद आ रही है जो पुरानी फिल्मों में बार बार आती थी, जब भी घर से कोई लड़की भागती थी? बारिश से घिरे हुए पत्थर के लैंप पोस्ट, सिर्फ आंखों की बेचैनी दिखाने भर की उनकी रोशनी, अब वे तमाम गाने रजत पर्दों पर दीवानगी के आज अपने ही घर में सच निकले। क्या तुम सोचते हो कि वे गाने सिर्फ अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए रचे गए थे और वह खतरनाक अभिनय लैला के ध्वंस का जो जो मंच से अटूट उठता था, दर्शकों की निजी जिंदगियों में फैल जाता था? तुम तो पढ़कर सुनाओगे नहीं कभी वह खत जिसे भागने से पहले वह अपनी मेज पर रख कर गई। तुम तो छुपाओगे पूरे जमाने से उसका संवाद, चुराओगे उसका शीशा, उसका पारा, उसका आबनूस, उसके 7 पालों वाली नाव। लेकिन कैसे चुराओगे एक भागी हुई लड़की की उंगली, जो अभी काफ़ी बची हो सकती है उसके दुपट्टे के झुटपुट में? उसकी बची कुची चीज़ों को जला डालोगे, उसकी अनुपस्थिति को भी जला डालोगे, जो गूंज रही है उसकी उपस्थिति से बहुत अधिक संतूर की तरह केश में। उसे मिटाओगे, एक भागी हुई लड़की को मिटाओगे उसके ही घर की हवा से, उसे वहाँ से भी मिटाओगे, उसका जो बचपन तुम्हारे भीतर, वहाँ से भी। मैं जानता हूँ कुलीनता की हिंसा,
लेकिन उसके भागने की बात याद से नहीं जाएगी, पुरानी पवन चक्कियों की तरह। वह कोई पहली लड़की नहीं है जो भागी है, और ना ही अंतिम लड़की होगी। अभी तो और भी लड़के लड़कियां होंगे जो भागेंगे मार्च के महीने में। लड़की भागती है जैसे फूलों में गुम होती हुई, तारों में गुम होती हुई, तैराकी की पोशाक में दौड़ती हुई, खचाखच भरे जगमग स्टेडियम में। अगर एक लड़की भागती है तो हमेशा ज़रूरी नहीं कोई लड़का भी भागा हो। कई दूसरे जीवन प्रसंग हैं जिसके साथ वह जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, सिर्फ जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है। तुम्हारे टैंक जैसे बंद और मजबूत घरों से बाहर लड़कियां काफ़ी बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम अब उनकी संभावनाओं की भी तस्करी करो। वह कहीं भी हो सकती हैं, गिर सकती हैं, बिखर सकती हैं, लेकिन वह खुद ही शामिल होंगी सब में। गलतियां भी खुद करेंगी, सब कुछ देखेंगी शुरू से अंत तक। अपना अंत भी देखती जाएंगी, किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेंगी। लड़की भागती है जैसे सफ़ेद घोड़े पर सवार, लालच और जुए के आर पार। जर्जर धूलों से कितनी धूल उड़ती है। तुम जो पत्नियों को अलग रखते हो वेश्याओं से, और प्रेमिकाओं को अलग रखते हो पत्नियों से, कितना आतंकित होते हो जब स्त्री बेखौफ भटकती है, ढूंढती हुई अपना व्यक्तित्व एक ही साथ वेश्याओं, पत्नी और प्रेमिकाओं में। अब तो वह कहीं भी हो सकती है, उन आगामी देशों में भी जहां प्रणय एक काम होगा पूरा का पूरा। कितनी कितनी लड़कियां भागती हैं मन ही मन, अपने रत जगह अपनी डायरी में। सचमुच की भागी लड़कियों से उनकी आबादी बहुत बड़ी है। क्या तुम्हारे लिए कोई लड़की भागी? क्या तुम्हारी रातों में एक भी लाल मोरम वाली सड़क नहीं? क्या तुम्हें दाम्पत्य दे दिया गया? क्या तुम उससे उठा लाए अपनी हैसियत और अपनी ताकत के हिसाब से? तुम उठा लाए एक ही बार में एक स्त्री की तमाम रातें, उसके निधन के बाद की भी रातें। तुम नहीं रोए पृथ्वी पर एक बार भी किसी स्त्री के सीने से लगकर। सिर्फ आज की रात रुक जाओ, तुमसे नहीं कहा किसी स्त्री ने, सिर्फ आज की रात रुक जाओ। कितनी कितनी बार कहा कितनी स्त्रियों ने दुनिया भर में, समुद्र के तमाम दरवाज़ों तक दौड़ती आई वे, सिर्फ आज की रात रुक जाओ। दुनिया जब तक रहेगी सिर्फ आज की रात रहेगी। तो आलोक धनवा जी की कविता है। जब मैंने ये कविता पहली बार पढ़ी थी तो मैंने इतनी बार पढ़ी थी और ये सोचा था क्या कोई मर्द औरतों के लिए ऐसी कविता लिख सकता है? सच में। फिर मैंने आलोक धनवा जी के बारे में देखा, उनसे बात भी की बाद में। अभी मैं अपनी सिस्टर के घर पर ही थी, तो कल और मैं वो बात कर रहे थे। कल मेरी और उसकी एक छोटी मोटी लड़ाई हो गई, और उसके बाद हमने आपस में बातें शेयर की। उसने मुझे कहा कि बचपन में जब हम लड़ते थे तो तुझे याद है कि पापा आते थे, फिर एक थप्पड़ तुझे लगता था और एक थप्पड़ मुझे लगता था, फिर हम चुप होके बैठते थे। फिर मैं कह रही हाँ। तो मैं और वो बचपन में एक ही कमरे में सोते थे। तो उसने बोला कि तुझे याद है जब हम पिट के सोते थे तो हमारी खिड़की से चाँद कितना साफ दिखता था? मैं कहती हाँ यार। तो फिर मैंने बोला शीशे में दिखता था ना ऊपर? तो कह रही हाँ। तो वो ऐसी छोटी छोटी मेमोरीज हमें याद हैं। तो उसने मुझे एक बार की बात बताई कि तब हम शायद मैं कुछ ड्रॉ कर रही थी और उसने वो ख़राब कर दिया था, तो हम दोनों आपस में बहुत लड़े। और उसके बाद उसने कहा कि पापा आए और पापा ने मुझे एक थप्पड़ मारा, और मतलब गलती उसकी थी। और उसके बाद मैंने उससे कई दिनों तक बात नहीं की। तो वो चीज़ें इतनी स्ट्रांगली हमारी मेमोरी में बैठी हुई हैं ना कि जब उन्हें रिकॉल करते हैं तो वो इतनी खूबसूरत लगती हैं। तब मुझे उस टाइम अपनी बहन दुश्मन लगती थी
कि यार ये तो मेरी दुश्मन है। सच में मुझे इतनी बुरी लगती थी, लेकिन कल हम जब उन बातों उन उन पे बात कर रहे थे तो हम इतना हंस रहे थे और इतनी खूबसूरत लग रही थी वो चीज़ें। तो आप भी इस रक्षाबंधन पर अपने बहन भाइयों के साथ जब मिलेंगे तो उनके साथ पुरानी बातें ज़रूर शेयर कीजिएगा। सारी पुरानी बातें, बचपन की मेमोरीज ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। जैसे एक मेमोरी मैं बताती हूँ कि हमारे घर में एक ही साइकिल थी, एक लाल रंग की साइकिल थी, और हम 8 भाई 5 बहनें, और सब एक सेम एज ग्रुप के, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 2-2 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का। तो सब एक ही एज ग्रुप के लोग थे और एक साइकिल थी। तो जब स्कूल से आते थे और सबसे पहले ये रहता था कि आते के साथ ही ऊपर मैंने कपड़े चेंज किए। और मुझे जब शुरू शुरू में नई नई साइकिल चलाने आई थी तो मैं तो इतनी दीवानी हो गई थी साइकिल के पीछे कि जब आते के साथ ही कपड़े चेंज किए और साइकिल की तरफ भागना, कि देखना कि भाई किसी ने ऑक्यूपाइड तो नहीं कर ली साइकिल, और जाके साइकिल पे कब्जा कर लेना। तो वो नंबर वाइज नहीं लगता था हमारे घर में कि अभी तूने चला लिया, अब इतनी देर मेरी। अब जिसने कब्जा कर लिया सो कर लिया। अब उसने जब तक वो साइकिल नहीं छोड़ता या छोड़ती तब तक वो साइकिल उसकी है। और वो भी साइकिल मुझे याद है हमारी बुआ ने दी थी, जो मतलब बुआ के बेटे की थी, और उसने हमें दी थी, उसके बाद वो हमने चलाई थी। तो हमारे घर में वो एक ही लाल साइकिल थी जिसे सारे बच्चे चलाते थे। और फिर आपस में अगर तालमेल बना रही है, जैसे मेरा भाई चला रहा है, ताऊ जी का बेटा, उसको मैं कह दूँ भाई दे दे प्लीज़, साइकिल चलाने दे थोड़ी देर, तो अगर उसने दे दी तो ठीक है, अगर नहीं दी तो ऐसी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं बचपन की कि वो इतनी खूबसूरत है कि उस पर जब बात करते हैं उससे अच्छा कुछ नहीं लगता। तब समझ आता है कि हमने, हमारा बचपन, हमारी ज़िंदगी किस तरीके से गुजरी है और आज हम जो हैं वो कैसे बने हैं। आज हमारा अपने भाई बहनों के साथ जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग है, वो कैसी बनी है। अभी इस लाइव आने के लिए मेरी बहन ने सब कुछ किया है, मेरी कज़न बहन ने, उसने सब कुछ किया है। सारा ये चीज़ें सेट करना, फ़ोन सेट करना, थोड़ा हल्का फुल्का टचअप, तो उसने मुझे बोला है कि ये पहन। तो ये भाई बहन होते हैं, ये आपकी लाइफ में आपकी बहनें, आपका भाई, ये मायने रखते हैं। आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छे से त्योहार मनाइए। अलविदा।